हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है उसका क्या क्या एक्सेप्शन होता है उसको देखने वाले हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में तीन मेंडल्स के लॉ थे। सबसे पहला था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और अभी तक हम ये देख चुके हैं कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाईहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल था। सबका हमने रेशियो देखा था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो था वो 3:1 था और जीनोटिपिक रेशियो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो था 1:2:1। और वहीं पे फिनोटिपिक रेशियो हमने देखा था डाईहाइब्रिड क्रॉस का, दैट इज़ 9:3:3:1। 16 कम्बिनेशन मिले थे हमको उसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसका क्या क्या एक्सेप्शन है, लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, उसके बाद को डोमिनेंस क्या होता है, उसके अलावा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम देखते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो डायरेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से बने रहना। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करना, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे अगला वीडियो में। ठीक है, देखो सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा और सिलेबस का चिंता तुम मत करो, बस जितना हम बता रहे हैं उसको फॉलो करते जाओ, टाइम पे सिलेबस हो जाएगा। तुमको अपनी तरफ से क्या करना है, एनसीईआरटी को रीड करना है और वीडियो को अच्छे से देखना है और जितना हो सकता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाओ। डीपीपी बना सकते हो तुम और डीपीएस जो भी होता है क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी पे बेस्ड जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है तुम सॉल्व करो। चलो देखते हैं इसमें। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला लॉ है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स आर देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने 3 चीज़ बताया। सबसे पहला वो बता रहे हैं कि कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड फैक्टर्स। देखो मेंडल जिस समय अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, उस समय उन्होंने जो भी चीज़ किया था उसमें एक चीज़ का पता चला था कि कुछ तो है जो उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो उस समय उन्होंने उस चीज़ को नाम दे दिया था फैक्टर। ठीक है, उस समय उन्होंने उस चीज़ को फैक्टर कहा था, जो कि आज के समय का जीन है। ठीक है, आज के समय में हम इसको जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये फैक्टर या जीन हमेशा पेयर्स में होते हैं। ठीक है, एक डोमिनेंट के लिए दूसरा रिसेसिव के लिए। क्लियर, तो ये हमेशा पेयर में होते हैं, ध्यान रखना। In a dissimilar pair or factors, one member of the pair are dominant and other is recessive। जैसे कि यहाँ पर हम प्लांट के हाइट के बारे में बात की थी ना, तो देखो टॉल और एक था ड्वार्फ। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन देखो तो कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से लिखोगे और ये हमेशा पेयर में होगा। तो एक कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ये रिसेसिव है। ठीक है, तो 3 चीज़ इन्होंने बताया कि कैरेक्टर जो कंट्रोल होता है वो फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है, और दूसरा उन्होंने बताया कि ये हमेशा पेयर में होते हैं, और तीसरा इन्होंने बताया डोमिनेंस में कि जो एक होता है, मतलब जो भी पेयर में 2 होते हैं उसमें एक होगा डोमिनेंस के लिए, दूसरा होगा रिसेसिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये डोमिनेंस का इस्तेमाल किया जाता है एक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन में, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2 जनरेशन इट एक्सप्लेन्स द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। देखो मेंडल्स के लॉ में अगर तुम देखोगे, सबसे पहला चीज़ जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने स्टडी किया था तो उसमें जो तुमको मिला था रेशियो, ठीक है, पहला जनरेशन F1 जनरेशन की याद करो, सारा प्लांट टॉल आ गया था। मतलब एक हमने प्योर लाइन्स प्लांट को लिया, एक प्लांट टॉल था, दूसरा ड्वार्फ था। जब दोनों को आपस में क्रॉस करवाया तो फर्स्ट जनरेशन का जो भी प्लांट आया था सारा का सारा हेट्रोजाइगस टॉल था। लेकिन हम जब उसको F2 जनरेशन में लेके गए, सेल्फिंग करवाए, तो उसके बाद जो हमको मिला था वो उसमें अलग अलग था, एक था टॉल, दूसरा था ड्वार्फ। तो 3 तरह का जीनोटाइप था और 2 तरह का फिनोटाइप था। ठीक है, पहला फिनोटाइप हमारा क्या था, टॉल, जो कि 3 प्लांट टॉल आ गया था, और एक प्लांट हमारा ड्वार्फ आया था। तो 3:1 आया था फिनोटाइप रेशियो में हमारा वहाँ पे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बस यही बताता है कि जो भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो भी चीज़ें होती है, जो एक जीन है जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट होगा। ठीक है, डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और 3 चीज़ उन्होंने बताया कि कैरेक्टर हमेशा पेयर्स में होता है। ठीक है, फिर कैरेक्टर्स को जो कंट्रोल करता है उसको फैक्टर बोलते हैं, और ये जो पेयर में होते हैं उसमें एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव होता है। बस इतना याद रखना है तुमको। ठीक है,
आगे देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है हमारा। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि सेग्रीगेट हो जाना, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें हैं ना वो एक समय पे जाके अलग हो जाती है। मतलब जैसे तुम देखो कैपिटल टी है, ठीक है। तो ये जब जाइगोट अभी मतलब नॉर्मल प्लांट का सेल जो भी होगा, जब ये गेमेट फॉर्मेशन करेगा ना तो ये अलग अलग हो जाएगा, कैपिटल टी अलग हो जाएगा, मतलब सिंगल हट जाएगा। तो जब भी गेमेट का फॉर्मेशन होता है तो कैरेक्टर आपस में अलग हो जाते हैं, ठीक है, वो कभी मिक्सअप नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, जब ये गेमेट बनाएंगे तो दो अलग अलग तरह के गेमेट बनाएंगे, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, क्लियर। तो कैरेक्टर यहाँ पर क्या हो रहा है? सेग्रीगेट हो रहा है, मतलब टॉलनेस का जो डोमिनेंट था, टॉल था, वो अलग हो गया, और टॉल हाइट में जो ड्वार्फ था वो कैरेक्टर अलग हो गया। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखो एनसीईआरटी में लिखा क्या है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स के बारे में तुमको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है ना ये जीन है, ठीक है, और ये जो अलग अलग बनाया हमने वो है एलील। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को एलील बोलते हैं। तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, एलील है, ठीक है। डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील ऐसे होता है। एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दैट इज द बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। एलील्स कभी ब्लेंड नहीं होते, इट कैन नॉट बी मिक्स अप, वो कभी मिक्स नहीं होगा, ठीक है। जब भी गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा ना वो हमेशा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इन F2 जनरेशन द वन ऑफ दिस इज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन। देखो जो तुमको F1 जनरेशन में नहीं दिखा था लेकिन उसके अंदर था, इसीलिए वो क्या हुआ F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस किया। F1 जनरेशन में तुमको सारा टॉल मिला था ना, लेकिन ड्वार्फनेस का भी तो जीन था, जो कि ड्वार्फनेस वाला हमको बाद में पता चला मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में, ठीक है। दाउ एलील्स और दाउ द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन। गेमेट जब भी फॉर्मेशन होगा वहाँ पर 2 एलील का फॉर्मेशन होगा। द फैक्टर और एलील, फैक्टर को ही एलील बोलते हैं, ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। गेमेट्स रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स, मतलब जो गेमेट होगा ना उसमें एक ही आएगा, या तो कैपिटल टी आएगा या तो स्मॉल टी वाला आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल टी भी आ गया स्मॉल टी भी आ गया, तब ये कोई मतलब ही नहीं है। ये हम केवल प्लांट के हाइट के बारे में बात कर रहे हैं तब है ऐसा। लेकिन जब प्लांट तुम सीड के कलर के बारे में बात करोगे या सीड के शेप के बारे में बात करोगे तो सीड शेप में एक होता है राउंड, एक होता है रिंकल, तो उसका भी जब गेमिट्स बनेगा ना तो उसका भी एक ही जीन एक गेमिट्स में आएगा, मतलब गेमिट्स में एक ही जीन आता है, हैप्लॉइड आता है, ध्यान रखना, या तो वो राउंड वाला होगा या तो रिंकल्ड वाला होगा। इट कैन नॉट बोथ, एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका तुम ध्यान रखना। Of course, a homozygous parent produces all types of the similar, while in the heterozygous one produces the 2 kinds of gametes having the one allele with equal proportion। देखो इन्होंने बताया अभी कि जो होमोजाइगस कंडीशन होता है ना उसमें जितने भी गेमेट्स बनेंगे सारा सिमिलर टाइप का होगा, क्योंकि दूसरा कैरेक्टर तो है ही नहीं वहाँ पे। अभी तुमको एग्जांपल के साथ बता देते हैं। ये जो था होमोजाइगस कंडीशन था, लेकिन इसने भी तो 2 बनाया, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों तो सेम ही है ना, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी अगर तुम स्मॉल टी लेते हो तो ये भी तो होमोजाइगस कंडीशन है, इसमें तो एक ही टाइप के बनेंगे 2, मतलब जितने भी बनेंगे सारा एक ही टाइप का होगा। लेकिन अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो इसमें 2 टाइप के तुमको देखने को मिलेगा, एक कैपिटल टी वाला दूसरा स्मॉल टी वाला, ठीक है। तो तुमको ये समझ में आया होगा, आई होप। अब इसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल है, जो कि कुछ एग्जाम्पल नहीं, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमेशा, मटर के प्लांट में तो वैलिड था, लेकिन हमेशा ये लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं करता। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं करता, वहाँ पर दूसरा चीज़ आता है, जैसे को डोमिनेंस हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। तो अभी हम उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा का है, ठीक है। मिराबिलिस जलापा, एंटीरेनमेजस, स्नैपड्रैगन, अच्छा स्नैपड्रैगन का है, चलो देखो इसके बारे में बता रहे हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसमें जो फ्लावर होते हैं ना, स्नैपड्रैगन प्लांट एग्जाम्पल है इसका। एंटीरेनमेजस इज द साइंटिफिक नेम, वहाँ पर लिखा हुआ था। फोर ओ क्लॉक भी कहते हैं इसको। चलो इसका जो फ्लावर कलर है ना, 2 तरह के फ्लावर होते हैं मेनली, ठीक है। कलर 2 तरह के होंगे, एक होगा रेड और दूसरा होगा वाइट। देखो इसके अलावा भी कलर्स होते हैं फ्लावर में, बट हम प्योर लाइन्स प्लांट की बात करते हैं। तो प्योर लाइन्स का मतलब तुमको अभी भी पता होना चाहिए, शायद अगर कंफ्यूज हो तो फिर से समझ लो।
क्या करते हैं, प्योर लाइन प्लांट बनाने के लिए हम दो प्लांट को मतलब सिंपल एक प्लांट को लेते हैं और उसको सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं 6-7 जनरेशन आगे तक। तो उसमें जो भी रेसेसिव होता है वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे, तुमको एक प्योर लाइन्स मिल जाएगा, मतलब उसमें बाहर का जीन थोड़ा भी नहीं आएगा। तो ये पूरा प्योर लाइन्स होगा, रेड होगा, कैपिटल आर, ठीक है। और ये होगा हमारा स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब वाइट समझो यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आर है। तुमको हम ये चीज़ बता चुके हैं कि जो डोमिनेंट होता है ना उसी का पहला लेटर लिया जाता है। कैपिटल में है तो डोमिनेंट के लिए डिनोट करेगा और उसी का स्मॉल उसके रेसेसिव को डिनोट करेगा। दैट इज इसका स्मॉल आर मतलब वाइट का डब्ल्यू नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो देखो आगे। तो ये रेड प्लांट और वाइट मतलब रेड कलर का फ्लावर वाला प्लांट और वाइट कलर का फ्लावर वाला प्लांट अलग अलग तरीके से हमने ले लिया और इसको हमको फ्यूज़ करवाना है, मतलब क्रॉस करवाना है। तो रेड के लिए हम लेंगे और वाइट के लिए लेंगे। बताओ, रेड के लिए लिखेंगे कैपिटल आर, इसके लिए स्मॉल आर। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसका गेमेट बनाओगे, ठीक है। तो कैपिटल आर का गेमेट बनेगा तो एक ही टाइप का गेमेट बनेगा। टाइप्स ऑफ गेमेट निकालने का भी फॉर्मूला बताया था 2 to the power n। n क्या है बताओ, भूल गए ना, ऐसे कैसे चलेगा, पिछला वीडियो में बताया है, रिवाइज करके रखा करो। यहाँ पर होगा n था हेट्रोजाइगस कंडीशन कितना है वहाँ पे, पोजीशन नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन कितना है वो होता है n का वैल्यू। तो यहाँ पर होगा कैपिटल आर, एक ही बनेगा क्योंकि हेट्रोजाइगस नहीं है तो 2 to the power 0। यहाँ पर भी एक ही बनेगा स्मॉल आर। ये गेमेट से आपस में फ्यूज करेंगे तो ये बनेगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो जैसा कि हम अभी तक देखते आए हैं कि अगर इस तरह का कंडीशन है तो यहाँ पर आर डोमिनेंट है और कैपिटल आर डोमिनेंट है और स्मॉल आर रेसेसिव है, तो ये हो जाएगा हमारा रेड, ठीक है कि नहीं। अभी तक तो यही पर है कि स्मॉल आर जो भी है वो दब जाता है, डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो यहाँ पर जो कंडीशन बन के आएगा वो हमारा होगा रेड। लेकिन ऐसा असलियत में नहीं है, यहाँ पर ये बन जाता है वाइट पिंक। मतलब डोमिनेंट पूरा डोमिनेंट नहीं हुआ, रेसेसिव 100% रेसेसिव नहीं है, मतलब दोनों अपना अपना कैरेक्टर को मिक्सअप कर लिया, बातचीत करके एक दूसरे को बैलेंस कर लिया और यहाँ पर ना वाइट मिला ना रेड मिला, ये बन गया पिंक, ठीक है। तो सारे फ्लावर पिंक आ गए, एक भी रेड नहीं है एक भी वाइट नहीं है, दोनों का मिक्सअप कॉम्बिनेशन आ गया, पिंक आ गया। फिर इसको हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन में लेके जाएंगे। तो F2 के लिए सेल्फिंग करवाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर भी होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका भी तुम गेमिट बनाओगे तो दो तरह का गेमिट बनेगा। यहाँ पर बताओ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका भी दो तरह का बनेगा क्योंकि हेट्रोजाइगस पोजीशन 1 है, 2 to the power 1 बराबर 2। देयर इज 2 टाइप ऑफ गेमिट, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर चेकर बॉक्स बनाते हैं। तो चेकर बॉक्स में क्या कहा है साइंटिस्ट ने, तो यहाँ पर कितने खाने होंगे, 1 2 बस 1 2, ठीक है। एक साइड मेल प्लांट को रख दो, एक साइड फीमेल प्लांट को रख दो। तो मेल को इस साइड रख देते हैं, फीमेल को इस साइड रख देते हैं। तो दोनों में कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब बताओ कैपिटल आर मिलेगा तो ये कैपिटल आर ऐसे बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा स्मॉल आर, ठीक है। अब सबका वो लिखो, फिनोटाइप लिखो। तो ये जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा, बताओ ये हो जाएगा रेड, ये क्या हो जाएगा पिंक, बोलो क्यों, अभी जस्ट आया था ना, ये भी पिंक, और ये हो जाएगा हमारा वाइट, ठीक है। तो जीनोटाइप यहाँ पर लिखो, जीनोटाइपिक रेशियो आता है और फिनोटाइपिक रेशियो आता है, ठीक है। तो बताओ जीनोटाइप क्या क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये है 1 और ये है 2, ये है 1, तो ये आ गया हमारा 1:2:1। फिनोटाइप क्या है, ये तो जीनोटाइप था, फिनोटाइप क्या है
रेड, पिंक, वाइट, है ना। अब देखो यहाँ पर रेड हमारा 1 मिला है, पिंक हमारा 2 मिला है और ये भी हमारा 1 मिला है, तो ये भी हो गया 1:2:1। समझ आया। ये इसका जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक F2 जनरेशन है ना, ये F2 जनरेशन में ऐसा मिला, ये चेकर बॉक्स बना के बनाया है हम, ठीक है। तो F2 जनरेशन में जो आता है ना वो भी हमारा सेमी रेशियो आता है, दैट इज 1:2:1 आता है, ठीक है। तो आई होप तुमको ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तुम बस याद रखोगे कि इसका एग्जांपल क्या है, एंटीरेनम मेजस, दोनों का क्या क्या मिलता है, तो दोनों कैरेक्टर आपस में मिक्स हो जाता है, उसके बाद बीच वाला मिलता है, और दोनों का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, दैट इज 1:2:1, और फिनोटिपिक ये था और जीनोटिपिक भी होता है 1:2:1। तो आई होप तुमको ये जीनोटिपिक फिनोटिपिक वाला चीज़ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ के बताते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है, तो इसको समझ लो। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस अभी हम समझ चुके हैं, तो ये चित्र में दर्शाया गया है, तुम इसको पढ़ोगे तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर इसको ऐसा हुआ क्यों, तो ये वाला तुम पढ़ोगे तो भी जितना बताया है सारा ये समझ में आ जाएगा ऊपर तक, ठीक है। चित्र को भी ध्यान से देख लेना। अब चलो एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर कैसे वो डोमिनेंट हो गया और वो रिसेसिव कैसे हो गया। लेकिन इस कंडीशन में स्नैपड्रैगन प्लांट के केस में डोमिनेंट नहीं हुआ, नहीं रिसेसिव हुआ, ये बीच वाला कैरेक्टर कहाँ से आ गया। तो आखिर इन सब चीज़ों के पीछे का वजह क्या है, तो उसको समझो। व्हाट एग्जैक्टली डोमिनेंस, आखिर एग्जैक्टली है क्या डोमिनेंस। वाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, कुछ एलील रिसेसिव क्यों होता है, कुछ एलील डोमिनेंट क्यों होता है। टू टैकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज, मतलब आखिर जीन करता क्या है। तो एक बात तुमको अच्छे से पता होना चाहिए, एक बेसिक सा चीज़, कि हमारा जो सेल होता है उसके अंदर जो बॉस मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर है तो वो न्यूक्लियस है जो कंट्रोल करेगा, और उस न्यूक्लियस के अंदर में कौन कंट्रोल करता है, तो वो होता है हमारा डीएनए। डीएनए इज द बॉस मॉलिक्यूल ऑफ द सेल, ठीक है। डीएनए ही कंट्रोल करता है कि आखिर हमें करना क्या है आगे, तो डीएनए करता है, ठीक है। और डीएनए कैसे करता है, ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा नाम का चीज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आएगा आगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि जो डीएनए होता है वो बनाता है आरएनए को, ठीक है, अपना काम आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कंपनी में क्या होता है, एक मेन सीईओ होता है, उसके अंदर में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, फिर उसके अंदर में और दूसरा होता है, मतलब फिर इस तरीके से कंट्रोल करता है। एक ही चीज़ सबको कंट्रोल नहीं करेगा, बट इनडायरेक्टली वही कर रहा होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से करता है। इन्होंने मैसेज इसको दिया, उसको दिया, फिर धीरे धीरे सारा मैनेज हो जाता है। तो डीएनए बनाता है आरएनए को, आरएनए बनाता है प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन बनाता है एंजाइम को, और एंजाइम जैसा बनेगा वैसा ही आगे जाके फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा है इन्होंने, एज यू नो बाय नाउ एवरी जीन, मतलब जितने भी जीन होते हैं वो सभी का सभी, जैसा कि तुम जानते हो, कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस द पर्टिकुलर ट्रेट। जीन का नाम ही है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक वैसा पार्ट जहाँ पर कोई कैरेक्टर का इन्फॉर्मेशन होता है जो कि आगे जाकर फंक्शनल होता है, काम करता है, ठीक है, वो जीन है। मतलब जीन के पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रहेगा किसी न किसी चीज़ का। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। डिप्लॉयड में हमेशा 2 कॉपी होता है जीन का, ठीक है। जैसे हम लोग डिप्लॉयड है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होता है, ठीक है। इनफेक्ट अभी जितना पढ़ोगे ना मैक्सिमम डिप्लॉयड ही होता है, ठीक है। बाद बाकी हैप्लॉयड तो एंजियोस्पर्म सब होता था ना। एनिमल के केस में तो मैक्सिमम सारे के सारे डिप्लॉयड ही होते हैं, बस हनी भी सबको छोड़ दो, कुछ को छोड़ दो, तो ठीक है। जितने भी जीन्स पाए जाते हैं सारा का सारा पेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, एज ए पेयर ऑफ एलील्स अलग अलग फॉर्म वाला। नाउ दीज आर द 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल, ये दोनों एलील हमेशा आइडेंटिकल नहीं होंगे इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में अलग अलग होता है, तुमको पता है, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू द सम चेंजेस इन दैट it has undergone about which you will read further on and in the next chapter। मतलब कुछ बदलाव होता है जो कि तुम आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। which modify the information that particular allele or contains, मतलब कुछ चीज़ें अलग होता है जो कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को मॉडिफाई कर देता है। एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, जीन है
जीन मतलब डीएनए है, उसके पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा उस तरह का। नाउ देर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, उस जीन का 2 कॉपी होगा। तुम कोई भी इमेजिन करो, तुम इमेजिन करो कि टॉलनेस वाला जीन है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। तो ये जीन के पास कुछ ऐसा एंजाइम होगा जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा, तो प्लांट टॉल हो जाएगा। लेकिन स्मॉल वाले के पास उतना एंजाइम अच्छे से नहीं फॉर्मेशन होगा, तो ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा वहाँ पर, तो ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा तो प्लांट लंबा नहीं होगा, ठीक है। आगे देखना, दीज 2 एलिलिक फॉर्म्स लेट अस एज्यूम इज मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम। देखो जो नॉर्मल एलील होगा ना वो नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द substrate as theoretically the modified allele could be responsible for the production of, अब जो modified allele है ना वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, देखो फॉर द नॉर्मल एंजाइम, नॉर्मल एंजाइम के लिए, और जो मॉडिफाइड रहेगा मतलब जो रेसिसिव कंडीशन वाला होगा वो लेस एफिशिएंट एंजाइम को बनाएगा, या नॉन फंक्शनल एंजाइम को बनाएगा, या नो एंजाइम मतलब एंजाइम ही नहीं बनाएगा, ठीक है। एक तो नॉर्मल वाला था, नॉर्मल ठीक है, लेकिन जो रेसिसिव वाला था वो उसके बारे में बता रहे हैं, ये तो जीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, सॉरी एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं करेगा, या नॉन फंक्शनल करेगा, या तो बहुत कम करेगा, ठीक है। चलो देखो आगे। इन द फर्स्ट केस मतलब ये तो नॉर्मल करेगा या लेस इफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा उस कंडीशन में। The modified allele is equivalent to the unmodified allele, मतलब नॉर्मल होगा तो मॉडिफाइड अनमोडिफाइड के बराबर होगा। इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप ट्रेट दैट इज द रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, मतलब सेम दोनों कंडीशन में सेम, अगर नॉर्मल है सब कुछ तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करेगा। सबस्ट्रेट मतलब समझो एंजाइम जिसके साथ बाइंड करता है। सच इक्विवेलेंट एलील्स पेयर्स आर वेरी कॉमन, बट if the allele produces the non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be different। अगर जो हमारा एलील है वो एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं करेगा उस कंडीशन में, या तो लेस इफिशिएंट एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, तो उस समय जो फिनोटाइप है ना वो बदल जाएगा। द फिनोटाइप ट्रेट विल बी डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमोडिफाइड एलील, ठीक है। अब ये जो फिनोटाइप है ना वो अनमोडिफाइड एलील के फंक्शनिंग पर डिपेंड करने लगेगा। द अनमोडिफाइड फंक्शनिंग मतलब जो फंक्शन कर रहा है, एलील विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील एंड मॉडिफाइड एलील इज जनरली रिसेसिव, हैंस द एग्जांपल्स ऑफ द अबव। देखो यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, फिर से देखो, जो अनमोडिफाइड फंक्शनिंग एलील होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिनल फिनोटाइप को, मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, इज द डोमिनेंट मतलब वो डोमिनेंट होगा एलील, एंड मॉडिफाइड एलील इज जनरली रिसेसिव एलील। जो मॉडिफाइड होते हैं ना मतलब जो एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है या लेस एफिशिएंट को कर रहा है वो जनरली मॉडिफाइड होते हैं और वो रेसेसिव होगा, ठीक है, जनरली रेसेसिव एलील। हैंस इन द एग्जांपल ऑफ द अबव रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम। जो भी रेसेसिव देखने को मिलेगा ना वो नॉन फंक्शनल एंजाइम की वजह से देखने को मिलेगा, और बिकॉज नो एंजाइम प्रोड्यूस, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ पर दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो नॉन इफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस हुआ है मतलब जो एफिशिएंट नहीं है, दूसरा या तो एंजाइम ही नहीं बना है, ठीक है। नॉन फंक्शनल एंजाइम मतलब फंक्शन कर ही नहीं रहा है एंजाइम, वैसा प्रोड्यूस हो गया, तो वैसा कंडीशन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो रेसेसिव हो जाएगा। जैसे एक चीज़ देखो तुम, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी अगर एंजाइम नहीं भी बना रहा है तो कैपिटल टी तो बना रहा है ना, ठीक है, तो फिर भी ये प्लांट टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन है दोनों में स्मॉल स्मॉल है, कोई एंजाइम बना ही नहीं रहा है, इसीलिए प्लांट का हाइट क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। क्लियर। अब देखो, तो अभी हमने देखा कि डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, और उससे पहले हमने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसका एग्जाम्पल और रेशियो याद रखोगे। एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन और एंटीरेनोमेजिस, इसी का दूसरा नाम है डॉग प्लांट, डॉग फ्लावर, ये तुम याद रखोगे, अच्छे से पढ़ लो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा ना, जो भी जीन होगा हमारा उसका एक से ज़्यादा अल्टरनेट फॉर्म होगा।
मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा डोमिनेंट जीन होंगे। जैसे टॉल वाला प्लांट में क्या था, कैपिटल टी एक ही था ना, टॉल एक ही था ना डोमिनेंट, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ना, एक से ज़्यादा डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, वैसा कंडीशन होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ना कोडोमिनेंस देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब दोनों कैरेक्टर आपस में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, तो वो कोडोमिनेंस का केस हो जाएगा। क्लियर। इसका एग्जाम्पल है हमारा ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुपिंग। जो ह्यूमन के अंदर ABO ब्लड ग्रुपिंग होता है ना, वो एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखो तो ब्लड ग्रुपिंग का देख ही लो क्या है यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ABO ब्लड। देखो ABO ब्लड ग्रुप जो है उसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ये लिख लो, कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको डिस्कवर किया था ABO ब्लड ग्रुप का। ABO ब्लड ग्रुप 2 चीज़ का एग्जाम्पल आता है। पहला आता है कोडोमिनेंस का, दूसरा मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। पहला कोडोमिनेंस का, दूसरा मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि आखिर समझते हैं यहाँ पर कोडोमिनेंस काम कैसे करता है। तो हमारा जो जीन है ABO के लिए, ठीक है, वो 3 तरह का जीन होता है। ठीक है, एक होता है IA, IB और एक होता है IO, या IO को ही स्मॉल आई से नोट करते हैं। बुक में स्मॉल आई है तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। क्लियर। चलो देखो, तो हम यहाँ पर बता रहे हैं ये 3 तरह का जीन रिस्पॉन्सिबल है। अगर जीन ऐसा है, अब देखो हमेशा जीन मतलब सेल जब भी रहेगा उसके अंदर जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन रहेगा वो हमेशा पेयर में ही होगा। ठीक है, तो ये तीनों का तुम पेयर बनाओगे। सबसे पहला पेयर कैसा बनेगा, IA ऐसा बनेगा। दूसरा पेयर कैसा बनेगा, IA IB। तीसरा पेयर कैसा बनेगा, IB IB। चौथा पेयर कैसे बनेगा, IA IO। पांचवा कैसे बनेगा, IB IO। छठा कैसे बनेगा, IO IO। इसके अलावा और कोई क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, B हो गया, A B। नहीं, इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बन सकता। तो इसका फिनोटाइप तुम बताओ। पहली बात यहाँ पर तुम एक चीज़ देख लो, ये दोनों जो है ना डोमिनेंट है, ये हमको पता है पहले से, और ये हमारा रिसेसिव है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ये यहाँ पर लिखते हैं जीन्स ब्लड ग्रुप। तो पहला कंडीशन में हमारा चाहेगा IA का ब्लड ग्रुप A। अब देखो यहाँ पर IA और IB है, अब इसका क्या लिखे, A लिखे या B लिखे। तो एक्चुअली यहाँ पर दोनों डोमिनेंट है और दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो ये AB ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, IB तो B बन जाएगा। फिर IA IO में क्या हो जाएगा, स्मॉल मतलब ये रिसेसिव है तो इसको सप्रेस कर देगा तो ये ओवरऑल A बनेगा। B वाला भी सप्रेस कर देगा O वाले को तो ये भी A बनेगा। और ये IO है तो दोनों नॉन फंक्शनल होगा इस कंडीशन में, तो ब्लड ग्रुप बनेगा O यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो हमारा एग्जाम्पल एक बन के आया ना, ये असलियत वाला ये चीज़, तो ये कोडोमिनेंस का यही एग्जाम्पल है। ठीक है, यही चीज़ है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। ठीक है, चलो हम NCERT में देखते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने। हाँ, तो इन्होंने कुछ ऐसे ही बताया, IB IA IB और IA IB, ये वाला और ये वाला कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, तुम याद रखोगे। ठीक है, पेरेंट 1 से हमारा अगर IA आया और पेरेंट 2 से हमारा IA आया, तो जो जीनोटाइप बनेगा ऑफस्प्रिंग का IA बनेगा और हमारा ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। इसको अच्छे से देखो। फिर उन्होंने बताया पेरेंट 1 से अगर IA आया, पेरेंट 1 से 2 से IB आया तो IA IB बनेगा और ये हमारा हो जाएगा AB ब्लड ग्रुप। ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अगर ये IA आया और पेरेंट 2 से हमारा ये रिसेसिव वाला आ गया तो IA और I बनेगा जो कि A होगा, ये डोमिनेंस वाला हो जाएगा। ठीक है, IB आया फर्स्ट वाले से और IA आया सेकेंड वाले से तो फिर भी IA IB बनेगा, ये भी बन जाएगा। ऑफस्प्रिंग के अंदर जो भी ब्लड ग्रुप का टाइप होगा वो AB हो जाएगा। ये भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अगर पहले पेरेंट से IB आया, दूसरे से भी IB आया, उस कंडीशन में जो बनेगा IB बन जाएगा, ये भी ब्लड ग्रुप B होगा। IB और I है यहाँ पर,
तो आई बी और आई बन जाएगा, तो ये भी ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा। और इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा दोनों रिसेसिव है तो ब्लड ग्रुप ओ बन जाएगा ऑफ स्प्रिंग का। ठीक है, तो आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। अब तुम जब इसको पढ़ोगे ना तो वही चीज़ है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो एक्चुअली हाउ मेनी फिनोटाइप्स पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसमें से ये और ये दोनों सेम ही है तो 6 है। हमारा कितना आया था? हमारा आया था 1 2 3 4 5 6, हमारा भी 6 आया था। सही है। अरे ये भी 2 बार लिखा हुआ है, उसके लिए कंफ्यूज मत हो। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है। चलो अब तुमको हम अगला वीडियो में इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन बताएंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसको हम देख लेंगे कि आखिर है क्या। ठीक है, बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।